चलो भाई, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? सभी लोग ध्यान दो। नर्स्ट इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में की थी। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, आपको शायद पीडीएफ में मिल गए होंगे, है ना? और अगर क्वेश्चंस नहीं हो, अगर कर लिए हो तो अच्छी बात है। करके लाए हो बचे हुए क्वेश्चन? ट्राई किए थे? हाँ, नहीं किए थे ट्राई? क्यों भैया जुझार, तुम क्या कर रहे थे सवेरे से उठ के? तुम तो स्कूल भी नहीं जाते हो। हाँ, मैथ्स लगा रहे थे? लेकिन अभी तो सर ने बताया कि मैथ्स लग नहीं पा रही तुमसे। दादा, थोड़ी देर पहले अब भी सर बता रहे थे मुझे कि मैथ्स तो लग नहीं पा रही है। तो चलो चलो भाई, टॉपिक डालो आज का, ठीक है? और क्वेश्चंस अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक डालो, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल, कैलकुलेशन ऑफ है सॉफ्टवेयर भी। टॉपिक डालो, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेल। सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ठीक है? तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ठीक है, हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन है, तो हम सीधे लिख सकते हैं फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? और कोई सेल है नर्स्ट इक्वेशन, तो नर्स्ट इक्वेशन हमारे पास होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, या हम इसको लिख सकते हैं RT अपॉन NF, और यहां लिखते हैं हम लॉन Q, नेचुरल लॉग ऑफ Q लिखते हैं, ठीक है? ओके, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? अगर हम इक्विलिब्रियम पे जाते हैं तो होता क्या है एट इक्विलिब्रियम। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, जब कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा जी हम लोग कर रहे थे। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम पर ई सेल जो है वो जीरो हो जाता है। याद रखना, ई सेल जीरो होता है, ई नॉट सेल जीरो नहीं होता है, ठीक है ना? कौन जीरो हो जाता है बताओ? ई सेल। पढ़ाया था ना ये डेल्टा जी वाले कॉन्सेप्ट में? बोलो भाई, पढ़ा है ना? जब डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो इक्विलिब्रियम पर ई सेल जीरो हो जाता है, ठीक है ना? ई सेल जीरो हो जाता है और डेल्टा जी जीरो हो जाता है, ओके? और हम बोल सकते हैं डेल्टा जी जो है वो क्या हो जाता है? डेल्टा जी जीरो हो जाता है, ठीक है? और क्या होता है इक्विलिब्रियम पे? इक्विलिब्रियम में Q इज इक्वल टू के सी हो जाता है। Q इज इक्वल टू के सी बोल दो या के ई क्यू बोल दो। जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है, रिएक्शन कोएफिशिएंट बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक है? इक्विलिब्रियम पर ये होता है। तो वैल्यूज को पुट करेंगे, तो यहां हो जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस, ये हो जाएगा RT अपॉन NF, और यहां लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, ठीक है? नेचुरल लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। और इस हिसाब से फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ई नॉट सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF। ये माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो जाएगा लॉन के इक्विलिब्रियम। और इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले की मदद से
हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बन जाएगा सभी को? फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला नस्ट इक्वेशन से आया है, फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट तो कई जगह यूज होता है कि ई सेल इज इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन के इक्विलिब्रियम निकालने के सवाल बहुत कम आते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़े, ऐसे सवाल बहुत ही कम आते हैं। हो गया? बताओ भाई। चलो नेक्स्ट, इधर देखो, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल किसके ले लिए? जिंक के ले लिए, Zn सॉलिड से प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस, है ना, यहां आ रहा है Zn प्लस 2 एक्वस और साथ में आ जाएगा कॉपर सॉलिड इस तरह से। ठीक है बेटा, ओके। और इसमें हमें वैल्यूज दी गई है, वैल्यूज दी गई है ई नॉट, Zn प्लस 2 से Zn, इसकी वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट, और दूसरा हमें दिया है ई नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर, ठीक है, इसकी वैल्यू है +0.34 वोल्ट। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन एट 298 केल्विन। ठीक है, और इस सवाल में हमको क्या दे रहा है? ठीक है, इस सवाल में दे रहा है RT/NF लॉन के इक्विलिब्रियम, इसकी वैल्यू रखना 0.06 अपॉन n लॉग के इक्विलिब्रियम, ऐसे कन्वर्ट करना। मतलब हमारा जो कांस्टेंट है वो 0.059 नहीं दे रहा हूं मैं, वो दे रहा हूं 0.06 रख के सॉल्व करने को बोल रहा हूं। ठीक है, ओके। ठीक है, देखो भाई, सवाल करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप सवाल में जो पूछा जा रहा है उसका फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, क्या याद होना चाहिए बोलो? आपको क्या है? आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला अभी अपन ने बनाया था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू RT/NF लॉन के इक्विलिब्रियम, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना, यही फॉर्मूला कि कुछ और है? यही है ना। ई नॉट सेल इज, अब कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो 0.06 अपॉन क्या है? अपॉन n है, और यहां क्या है? लॉग के इक्विलिब्रियम। कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी RT/NF, लॉन की वैल्यू पुट कर दी। बोर्ड में देखो, लॉजिक को समझो, है ना। अपन ने क्या कर दिया? अपन ने इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद क्वेश्चन, उसी इक्वेशन को देखो आराम से कि क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। जैसे कि इस इक्वेशन पे देखोगे, हमें ये पता होना चाहिए, हमको मेनली ये निकालना है के इक्विलिब्रियम। हमको मेनली क्या निकलवाना है? के इक्विलिब्रियम निकालना है। तो हमें क्या चाहिए? हमको ये वैल्यू चाहिए, हमको ये वैल्यू चाहिए। अब हम लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, अब आपको n निकालना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है ना, ये 0 से कहां जा रहा है? ये 0 से +2 जा रहा है, यहां से यहां 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, और ये +2 से 0 जा रहा है, यहां से यहां 2 इलेक्ट्रॉन का
गेन है। तो ओवरऑल एन का वैल्यू कितना है बेटा? एन का वैल्यू है 2। एन का वैल्यू क्या पुट करना है जल्दी बताओ? 2। दूसरा जो है हमारे पास, दूसरा है ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल निकालना भी हमने सीखा हुआ है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है ना। कैथोड कौन बनेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड बनेगा। जिसका, बोलो हाँ ना, समझ में आ रहा है ना। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो क्या बन जाएगा बच्चों? वो बन जाएगा Zn+2, सॉरी वो क्या बन जाएगा? एनोड बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू है +0.34 माइनस -0.76, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.1 वोल्ट। समझ रहे हो? क्या आ जाएगा? 1.1 वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक कुछ भी नहीं है इसमें तो करना, एक फॉर्मूला लगा के जरा सा सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, इसके आगे क्या करोगे? इसके आगे वैल्यू पुट करोगे। इसकी वैल्यू है 1.1, इसकी वैल्यू है 0.06 अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2, ये है लॉग के इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? बताओ भाई, ये चीज है बस, और क्या ही है? इतनी सी चीज है बस। 1.1 इज इक्वल टू 0.06 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 0.03, है ना। और इतना सब करके हमें मिलेगा लॉग के इक्विलिब्रियम। लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1.1 अपॉन 0.03। डेसिमल्स को ओपन कर लो, ये हो जाएगा 11/10, ये हो जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 110/3। लॉग के इक्विलिब्रियम जो है 110/3 आ रहा है। ठीक है, 110/3 ज्यादा है तो डिवाइड कर लो, 3 टाइम्स जाएगा, कितना बचा? 2 बचा। 20 कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स जाएगा, 67, 36.67। इसका मतलब के इक्विलिब्रियम जो हो जाएगा उसको हम लोग बोल सकते हैं एंटी लॉग ऑफ 36.67, एंटी लॉग। या फिर इसी को बोला जाता है, एंटी लॉग को ही 10 की पावर 36.67, एंटी लॉग, या फिर क्या बोला जाता है? 10 की पावर 36.67। आया समझ में? अरे बोलो भाई हाँ या ना। ठीक है, चलो लिख लो इसे। इसके बाद में तुम्हें एंटी लॉग निकालना सिखाऊंगा, एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है। तुम लोगों को आता है एंटी लॉग निकालना? हाँ, क्या हो गया? 100 तक की गिनती के बाद मैथ्स छोड़ दी थी क्या? क्या हो गया जुझार? बताओ, सवाल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो? सही में मैथ्स में भी कर रहे थे? करो करो करो, पर इसमें क्या डिस्कशन करना? आंसर तो लगभग ला ही दिया मैंने। फाइनल नहीं आया है अभी, दिस इज नॉट फाइनल आंसर, सो कंप्लीट करो बेटा इसे। हो गया? लिख लिया सभी ने? ये कंप्लीट करो इसे। एंटी लॉग निकालना सीखेंगे इसके बाद। देखो, एंटी लॉग का मतलब ये होता है ना, ओके। तो एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है? कभी भी अगर आप एंटी लॉग निकाल रहे हो ना, तो उसके आगे की टर्म और पीछे की टर्म को समझो, है ना। तुम लोग शायद आई थिंक लॉग की वैल्यू निकालना तो सीखा ही नहीं तुम लोगों ने, जब से कैलकुलेटर आ गया तब से। ठीक है, तो देखो, जब इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, ये है एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। लॉग 2 × 10 की पावर 3, ये तो सबको पता होगा ना, बोलो।
ये तो सबको पता है ना। तो log 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 प्लस log 10⁻³। log 2 की वैल्यू में 0.3 ले रहा हूं अभी, और log 10⁻³ हो जाएगा 3, तो सॉल्व करके कितना आ गया, 3.3 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूं, एंटी लॉग 3.3 करूं, कितना कर रहे हैं बोर्ड पे देखो, एंटी लॉग 3.3। तो अगर तुम ध्यान से देखो, इसमें ये वाला जो 3 है वो 10 की पावर थी, बोलो हाया ना। डेसिमल के आगे जो कुछ भी है वो 10 की पावर है। क्या निमेश, आता तेरे को एंटी लॉग निकालना? हाँ, तो यहां ध्यान देना। तो भाई डेसिमल के आगे जो वैल्यू है वो असल में सीधे सीधे 10 की पावर है। तो अगर आप इसका एंटी लॉग निकालोगे तो डेसिमल के आगे जो भी है वो है 10 की पावर क्या है, वो वैल्यू। समझे कि नहीं समझे? और बचा डेसिमल के बाद जो भी है, डेसिमल के बाद जो भी है वो सोचो कि वो किसकी लॉग की वैल्यू है। तो 0.3 लॉग की वैल्यू है 2 की। ऐसे निकलता है एंटी लॉग। समझ रहे हो? इस तरीके से एंटी लॉग निकाला जाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में यहां दिया है 36, तो इसका एंटी लॉग सीधे सीधे 10 की पावर क्या आएगा, 10 की पावर 36 जाएगा। समझे? और बचा 0.67, तो जो 0.67 है, 0.67 ये किसका लॉग होता है, 0.6990, ठीक है ना, वो लॉग 5 है। मतलब ये लॉग 5 से थोड़ा कम है, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं मैं लॉग 4.8, मेरा अप्रोक्सीमेशन है, मैं ले रहा हूं 4.8। समझ में आया? ठीक है ना। आओ वैल्यू देख लेते हैं, क्या है एंटी लॉग, चेक कर लेते हैं वैल्यू, है ना। एंटी लॉग किसका निकाल रहे हैं एंटी लॉग अपन, 0.67, मेरा अप्रोक्सीमेशन सही है या गलत है, 4.677, जो रियल वैल्यू है वो है 4.677। ओके, क्लियर है? तो हम इससे अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो भाई आपको लॉग की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। अगर ये चीज आती है जेई में तो इसमें लॉग की वैल्यू फिर देता है या एंटी लॉग की वैल्यू देता है, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। यहां तक सभी लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ठीक है। इसमें तो कोई तुम दो चार क्वेश्चन इसके कर सकते हो एंटी लॉग निकालने वाले, जैसे कि मैं दे देता हूं 4.3010, दूसरा मैं दे देता हूं 3.4771, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास, थर्ड हो जाएगा 2.6020, फोर्थ हो जाएगा हमारे पास 5.6990, 6990, है ना, 6.9030, इस तरीके से। तो ये कुछ सवाल है जिनके आपको एंटी लॉग निकालने हैं। तो आपको पीछे की लॉग की वैल्यू तो दिख रही होगी कि वो किसकी लॉग की वैल्यू। ओके, समझ में आया? एक मिनट रुक जाओ, पहले ये कंप्लीट कर लो। ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है ओ हीरो, क्या बोल रहा है? तेरा ध्यान उसके तरफ है, तू क्या कर रहा है पीछे करवा के? नहीं करने वाला है, स्पीड बढ़ाओ अपनी, ऐसे नहीं चलेगा काम, ठीक है, अपनी स्पीड बढ़ाओ। ट्वेल्थ का एग्जाम देने वाले हो, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है। बोर्ड में जाकर नहीं बोल सकते कि आधे घंटे और दे देना मेरे को।
किसकी? 0.47, 0.4771, लॉग 3, 0.4771 ना, 0.4771 पॉइंट लॉग 3। हो गया, लिख लिया सभी ने? इनकी एंटी लॉग की वैल्यूज निकालो जो इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है। एंटी लॉग की वैल्यूज निकालो। क्या करने को बोला मैंने? ये देखो, ये किसकी लॉग की वैल्यू, और इसको 10 की पावर में डाल दो। ये वैल्यू है लॉग 2 की, बोलो हाँ या ना? ये वैल्यू लॉग 2 की है, इनटू जो भी डेसिमल के आगे है वो किस में चला जाएगा? पावर में चला जाएगा। 2 इंटू 10 की पावर 4 है, समझे? 2 इंटू 10 की पावर 4 है। पॉइंट कौन सा? ये वाला, ये लॉग 8 होगा बेटा। log 8, log 8 होता है 2 की पावर 3, 3 इंटू log 2, log 2 कितना होता है? 0.3010। तो मैंने क्या दिया है? 0.9030। log 8 है। log 7 कुछ 0.835 होता है। कितना? 845, 0.845 लिख लो log 7। अगर कहीं जरूरत पड़े log 7 की तो 0.845 होता है, 0.845 होता है। ठीक है, सेकंड वाली की वैल्यू बताएगा कोई? सेकंड वाली की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर, बहुत बढ़िया। थर्ड वाली की 4 इंटू 10 की पावर 2, वेरी गुड। फिफ्थ वाला 5 इंटू 10 की पावर 5, और फिफ्थ वाला 8 इंटू 10 की पावर 6। लगता समझ में आया है, सब लोग बहुत एनर्जी के साथ आंसर दे रहे हैं। हाँ, 9वीं क्लास में पढ़ा था मैंने ये, तो हम लोग 12वीं में पढ़ रहे हो। चलो, आजकल लगता है हो क्या रहा है, 9th-10th में अच्छी चीजें हटा ही दे रहा है, मजेदार चीजें। तभी तो तुम लोगों के 95 हजार। इस क्लास में किसके किसके 90 के ऊपर है 10th के परसेंटेज? 9th के तुम्हारे, तुम तो बाकी सब तुम्हारे भी 90 के ऊपर है। तुम्हारे कितने? 90, 94, 90 पॉइंट समझे, हाँ 90 मान लेना। तुम्हारे कितने? 90.2। इसमें तो पॉइंट भी नहीं छोड़ रहा है ये, बोला सर सारी गणित तो यही लगाई है मैंने। हाँ दिव्यांश, तुम्हारे कितने थे? 93। आयुष 90.1। तुम्हारे भार्गव 97। तुम्हारे 86। अब्बास 89।
92। तुम लोग अभी 11th में नहीं आए, but मैं जब 11th में कई बार पढ़ाता हूँ ना, तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, इधर देखो, परसेंटेज जितना भी है उसमें मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि इस पे ये करो, है ना, और जो वैल्यू आई वो तुम हो। समझ में आया? अभी के मार्किंग सिस्टम के हिसाब से बता रहा हूं। इट मींस इफ यू आर गेटिंग 97% इन 10th, ओके, मैं मतलब ये नहीं बोल रहा हूं तुम्हारे नंबर, तुम्हारी मेहनत को मैं वो नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन होता क्या है, जब हम अपने आप को 90 के ऊपर सुनते हैं ना, तो हमको लगता है यार मैं बहुत ही होशियार हूं, इंटेलिजेंट। सही बात है कि नहीं? मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता हूं, ठीक है, 97, ओके। और जब आप इससे 20 कम कर दोगे तो आप 11th के हिसाब से जमीन में आ जाओगे कि हाँ यार ये मेरा परसेंटेज। समझ में आ रहा है? ठीक है। जो मैं थोड़ी बहुत वैल्यू देता हूं नंबर्स में, कि कोई अगर 95% के ऊपर है 10th में, तो इट मींस कि हाँ उसका सच में उसके पास कुछ दिमाग है। अब 95% के ऊपर समझ में है कि हाँ थोड़ा दिमाग, थोड़ी मेहनत उसने की है। 90 नंबर तो ऐसे ही आ जाते हैं, 90%। और यही मैं बता रहा हूं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं इसके पीछे गवर्नमेंट का एक बहुत बढ़िया लॉजिक है। क्या लॉजिक है मैं बता रहा हूं, देखो होता क्या है कि हर कंट्री को चाहिए, कंट्री को चलाने के लिए दो बहुत ही बेसिक पिलर चाहिए होते हैं हर कंट्री को। एक होता है डॉक्टर और एक होता है इंजीनियर। ये कंट्री के सबसे बेसिक पिलर है, और इन्हीं से थोड़ा कुछ अच्छा कर लिए कुछ लोग, तो इन्हीं से निकल कर आते हैं फिर साइंटिस्ट। समझ रहे हो? ठीक है ना। अब होगा क्या कि अगर आपके 80% के नीचे आएंगे, तो पेरेंट्स बोलेंगे यार देखो तुम 80% के नीचे लाए हो या 70% के नीचे लाए हो, तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं है, तुम्हें साइंस में नहीं जाना चाहिए, तो तुम कॉमर्स ले लो या तुम आर्ट्स ले लो। और इसीलिए पहले के टाइम पर कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट बहुत हुआ करते थे, ठीक है ना। लेकिन अब गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है ना, हर गवर्नमेंट यही चीज चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स बने और ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स बने, उसी से साइंटिस्ट बन, उसी से फिर कुछ अच्छे रहेंगे, वो साइंटिस्ट बनेंगे। तो उन्होंने तुम लोग को ना बेवकूफ बनाया है। 10th में क्या किया, सिलेबस कर दिया बिल्कुल जरा सा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, 10th में सिलेबस कितना कर दिया, बिल्कुल जरा सा, ताकि तुम्हारे परसेंटेज आ जाए, और पेपर बना दिया बिल्कुल निहायती बकवास, ताकि तुम्हारे परसेंटेज आ जाए कितने, 90 के ऊपर। और तुम शौक शौक में क्या ले लो, इंजीनियरिंग, साइंस, मेडिकल, या साइंस ले लो, सीधी सी बात है, इन जनरल साइंस ले लो। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को क्या बनाया जा रहा है, आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक फायदा है कि ज्यादा बच्चे साइंस की तरफ जाते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान यह है कि बच्चे अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, ठीक है ना। और जब वो अपने आप को होशियार समझते हैं तो पता प्रॉब्लम क्या होती है, वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। जितनी मेहनत उन्होंने 10th के एग्जाम को पास करने में की थी, उसके बाद वो उतनी भी नहीं करते। अरे 10वीं का सबसे बड़ा एग्जाम 90.2%, तो यार 12th तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, 95 96 तो आ ही जाएंगे 12th, ठीक है। मेरी बात को बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम देखो, मेरा काम जो है, मेरा काम है आपको रियलिटी से फेस कराना, रियलिटी को समझो, है ना। समझ में आ रहा है? रियलिटी को समझो। अगर आपके अगर आपकी ओवरऑल, अगर आपकी फैमिली एक बहुत अच्छे बिजनेस में है, इट मींस योर फ्यूचर इज सिक्योर। समझ में आ रहा है? अगर आपकी फैमिली बहुत अच्छे बिजनेस में है तो, ठीक है ना, फ्यूचर इज सिक्योर। लेकिन अगर आपकी फैमिली बिजनेस पे नहीं है और आपके मम्मी और पापा किसी गवर्नमेंट जॉब में या किसी प्राइवेट जॉब में है, देन योर फ्यूचर इज नॉट सिक्योर। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, क्योंकि दिन ब दिन इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा, जो भी सेविंग्स आपने की है हर साल उसकी वैल्यू 10% गिरती जाएगी। समझ रहे हो? तो एक टाइम के बाद खुद ही अर्न करना पड़ेगा, अगर फैमिली का बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है। और कोई अगर करोड़पति है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, ठीक है, ओके।
अगर किसी के पापा के पास बहुत पैसा है तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है ना, मैं भी उसका कुछ शेयर लेना चाहता हूं, ठीक है, ओके। अदरवाइज आप रियलिटी को समझो कि आप किस जगह पे बैठे हो, ठीक है ना। तो मैं ये मानता हूं कि 10th में जितने भी परसेंटेज आए उसमें से 20 माइनस करके चेक करो, ये तुम्हारी रियलिटी है। समझ में आ रहा है? दिस इज यू इन द लाइफ ऑफ एजुकेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। इन करियर तुम इस पोजीशन पे हो अभी 77%, ठीक है। कुछ जो है जो 95 के ऊपर किसी ने अगर लेकर आया है तो वो जो 5% वाले ब्रैकेट में है, 99 से 100% वाले, मैं ये बोलूंगा कि इन लोगों के पास मे बी मैं बोल रहा हूं मे बी जेन्युइन टैलेंट या इंटेलिजेंस है कि वो आईआईटी या एम्स तक पहुंच सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। मैं यहां पे मे बी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद फिर एक और फैक्टर आ जाता है, जो फैक्टर हम लोग हमेशा मिस कर देते हैं। ये है वो फैक्टर बेटा, हार्ड वर्क। समझ में आ रहा है? ये फैक्टर जैसे ही मिस हुआ करियर खत्म। ओके, ठीक है ना। जैसे मैं एक दो लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या करने का मन है तुम्हारा, क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में? बोलो। इन्फ्लुएंसर? हाँ, इंजीनियरिंग करना चाहते हो? कौन सी ब्रांच से करना चाहते हो? हाँ, वो भी नहीं सोचा है, पर सोचा तो इंजीनियरिंग है ना। कहां से करना चाहते हो? अच्छा कॉलेज कौन सा है? आवाज में, ए जुजार, तेरे काम की बात कर रहा हूं, तू मस्ती में लगा हुआ है। हाँ बता, कौन है टॉप का कॉलेज, नाम बता। आईआईटी एनआईटी? आईआईटी एनआईटी तुझे लगता है अभी के हिसाब से तेरा हो जाएगा? जस्ट जस्ट मैं मतलब अपने अंदर झांकने की कोशिश करो। मैं तो ये बोल ही नहीं रहा हूं कि, मैं तो डांटना भी नहीं चाहता, मुझे तो अच्छा लगता है कि भाई तुम लोग एंजॉय करो लाइफ में, ठीक है। लेकिन अभी बताओ, अभी की रिस्पेक्ट पे पहुंच पाओगे क्या? फिर क्या करोगे? एक साल ड्रॉप, एक साल ड्रॉप। चलो, तो उसने सोच लिया कि 12वीं के बाद पढ़ूंगा मैं, आराम, कोई बात नहीं। तुम बताओ, तुम उसकी नजरों में नजरें क्या? भैया देखो, मैं मानता हूं लीगल है, ठीक है, पर फिर भी पूरे टाइम उसी को देखता रहेगा क्या? मुझे देख के लग रहा बहुत सुंदर, सुशील, कितना प्यारा लड़का है। हाँ, उसकी बात सुन रहा था। बात कान से सुनी जाती है बेटा। हाँ, अखियों से गोली मार रहा है यहां से ये। हाँ भैया, तुम्हारा क्या मन है करने का? इंजीनियरिंग? कहां से, कौन से कॉलेज से? कौन है अच्छा कॉलेज, कौन सा है? ये नहीं बोल पा रहा, ये अच्छा कॉलेज कौन सा है? नहीं पता अच्छा कॉलेज? जब अच्छा कॉलेज ही नहीं पता तो कैसे करेगा? तो हाँ, आईआईटी एनआईटी क्यों है अच्छा? ये एक चीज चलो सब लोग सुनते हो, आईआईटी और एनआईटी अच्छा कॉलेज क्यों है? क्या रीजन है? क्या? पैसा अच्छा मिलता है भाई, सीधी सी बात है, सीधी बात करो, पैसा अच्छा मिलता है। अगर आप आईआईटी देखो, अगर आप एनआईटी पहुंच गए और एनआईटी में अगर आप सीएस ब्रांच में हो, तो आप सीएस और ईसी में हो तो आपके प्लेसमेंट अच्छे हो सकते हैं एनआईटी में। बाकी ब्रांचेस में ऐसा है कि प्लेसमेंट हो जाएगा, खाली हाथ नहीं निकलोगे, अगर थोड़ी बहुत मेहनत करी तो। मैं भी नहीं निकला था, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, ओके। मेरा पहला पैकेज, मेरा पहला पैकेज टीसीएस में लगा था 3 लाख, बहुत बुरी हालत थी। मेरा दूसरा पैकेज अच्छा लगा था, दूसरा पैकेज मेरा लगा था रेजोनेंस में, ट्रेनिंग में। वो था हमारे, आज से 10 साल पुरानी बात है, तो वो था 5 का, है ना। अरे रे अरे रे, कौन बोल रहा है? तू 10 का तो लेके आ पहले। हाँ, अरे रे अरे बोल रहा है मेरे को, ठीक है, ओके। तो देखो, ये होता है अपना, ऑब्वियसली प्लेसमेंट की बात होगी। इसके बाद बताओ, अच्छा कॉलेज, फिर बोलो। हाँ, पढ़ाई करेंगे कॉलेज, तो थैले में रख के मिल जाएगा क्या आईआईटी? अभी के हालात, अच्छा मुझे अभी के हालात देख के बता
क्या तेरे को आईआईटी मिल जाएगा कि अभी अभी का हालात है? अच्छा, इस हालात पे आवाज नहीं, इस हालात पे मुझे ये बताओ कि इस हालात पे कैसे पहुंचे अपन, इस हालात पर कैसे पहुंच गए अपन? है यही बेटा, यही इंट्रोस्पेक्ट करने की, अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत। ओके, क्या दिव्यांश, तुमको क्या बनना है? हैं? अभी सोचा नहीं? अभी सोच रहा है? इसने बोला सर रिस्क कौन ले, यही बोल दो, अभी सोचना शुरू कर रहा है। चलो इधर देखो, इधर देखो, कई बार क्या होता है, कई बार हमारे पास जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो एंटी लॉग में हमें ऐसी वैल्यू मिल जाती है, देखो -4.6990, इस टाइप की वैल्यू मिल गई। समझ में आ रहा है? माइनस, अभी तक अपन ने जो भी वैल्यू ले रहे थे वो प्लस वाली वैल्यू थी। समझ में आ रहा है? माइनस वाली वैल्यू मिल जाएगी तो क्या होगा बेटा, इस माइनस वैल्यू का मतलब क्या है, -4 प्लस ब्रैकेट में -0.6990, यही है कि नहीं है इसका मतलब? मैथमेटिकली इसका यही मतलब है। और बेटा ये वाली टर्म जो है, ये टर्म किसी लॉग की वैल्यू से आएगी, ये किसी लॉग की वैल्यू है ना, बोलो ठीक है ना? अरे गधे, लॉग कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? लॉग की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये किसी लॉग की वैल्यू नहीं है। पहले इसको प्लस बनाना पड़ेगा। तो इसको प्लस कैसे बनाया जाता है बेटा? इसको प्लस बनाने के लिए इसमें 1 को ऐड कर दो। किसको ऐड कर दो जल्दी बताओ? 1 को, क्योंकि सारी लॉग की वैल्यू 1 से छोटी होती, ठीक है ना? किसी भी लॉग की वैल्यू निकालोगे वो 1 से छोटी आएगी, मतलब, है ना? तो इसको क्या कर दो, 1 का क्या कर दो इसमें, जल्दी बताओ। 1 को प्लस कर दो इस पे, और अगर इस पे 1 को प्लस किया है तो इस पे 1 को माइनस कर दो। समझ रहे हो? तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.3010, लेकिन ये वैल्यू किसमें है? ये वैल्यू प्लस में है, और बीच में है प्लस, ये वैल्यू हो जाएगी -5, ये वैल्यू माइनस में। और जब इनको साथ में लिखना होता है तो इनको ऐसे लिखा जाता है, 5 के ऊपर एक बार लगाया जाता है, लाइन खींची जाती है, 5 बार, और ब्रैकेट में 3010। ये बताता है कि ये वैल्यू माइनस में है, बट ये वाली जो वैल्यू है ये प्लस में है। मेरी बात समझे? और अब एंटीलॉग निकाल लो। ये इसका एंटीलॉग, इसका एंटीलॉग कितना होता है? 2, और 10 की पावर क्या हो जाएगी? 10 की पावर -5। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्या करना है ना? लिख लो इस एग्जाम्पल को भी कॉपी में, भाई एंटीलॉग निकालना सिखा रहा हूं मैं अभी, है ना? एग्जाम्पल कौन सा चल रहा है? यहां तक कितने करा दिए थे? 5। यह है एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 है एंटीलॉग, एग्जाम्पल 7 है एंटीलॉग -5.52 ले लो इसको, 52, ठीक है? और ये हो जाएगा अपने पास एंटी लॉग, ये हो जाएगा -6.0070 एंटी लॉग -7 7.3010, ये ले लो 10, है ना? तो ये छठवां वाला मैंने बता दिया है, 7वां 8वां 9वां ट्राई करो। बेटा अब धीरे धीरे मॉड्यूल के क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हो। क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन निकाल कर, जो भी क्वेश्चन ना बन रहा हो उसे थोड़ा जल्दी आकर पूछा करो, ठीक है?
किसी को अगर ये दिक्कत लग रही है सर हमसे सवाल शुरू ही नहीं हो रहा है, तो भाई वो भी आके बैठे 3 बजे हमारे साथ कि आखिर हम सवाल शुरू क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक आदत बनाओ, अगर हो सके तो वीक में 1 दिन 2 दिन जल्दी आकर टीचर से मिलने की, उनसे पूछने की, है ना, कि सर ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। अब पढ़ने के लिए आओ, मस्ती करने के लिए नहीं। दिमाग है तेरे पास, उसको कहीं गायब हो गया है। अंशुमन अपनी शक्तियों को पहचानो। हाँ, तुम ही हो आयरन मैन। हाँ, टोनी स्टार्क तुम ही बनोगे, तुम ही नाम रोशन करोगे, तुमसे ही होगा। एआई वीआई तो आ चुका है, अब तुम ही आयरन मैन का सूट बनाओगे थोड़ा, है ना। उसके लिए आईआईटी से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि स्कूल छुट्टी नहीं लगी अभी तक, तो फिर तो ऑनलाइन क्लास चालू हो जाएगी ना। नहीं, अच्छा, तो 20 दिन पूरी छुट्टी मतलब। ओ 10 मई, वो तो मुझे पता है। तुम लोग की बताओ, क्योंकि मुझे तो तुम्हें पढ़ाना है ना। पूरी छुट्टी 20 तक। मस्त, शाम को 3 बजे से क्लास लगा दिया करेंगे, एक के बाद एक, बैक टू बैक, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, मजा ही आ जाएगा 6 दिन। खुद से कैलकुलेट कर ले, इतना तो आता ही होगा गणित अब। हाँ, वो सुनने में आया था कुछ मुझे, तभी तुम नहीं आ पा रही हो अभी। ओ भैया, बात करना बंद कर, पता नहीं बतियाते रहता पीछे वाले से। हाँ, इसका कितना आएगा, किसी का आंसर आया क्या? 3 पॉइंट, उसको इसको देखो, ये जो है इसको तुम ले लोगे, ये हो जाएगा 6 बार 0.48 हो जाएगा, यही होगा। तो इसको मैंने अप्रोक्सीमेट बोला, 3 ही है ये, लॉग 3 ही अप्रोक्सीमेट। तो ये जो है 3 × 10⁻⁻6, यही होगा। देखो बहुत आसान है, 6 है तो 6 को कर दो 7 बार, और इसको कर दो 1 से माइनस कर दो, 9030 होगा ना। तो 8 × 10⁻⁻7, बताओ इसका कितना हो जाएगा। नहीं, ये 8 बार होगा, ये माइनस में है बेटा, इसको 1 से माइनस करना पड़ेगा। 1 से माइनस करो, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0. हाँ, 6990 आएगा ये, है ना। कितना आएगा, 6990, 5 × 10⁻⁻8। सीख गए लॉग और एंटी एंटी लॉग निकालना, सीख गए कि नहीं सीख गए। ये 10 एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में अच्छे से बॉक्स बना के रखो, क्योंकि कुछ जगह पर, जैसे इस चैप्टर में यहां एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, मुश्किल से 2 या 3 जगह ही एंटी लॉग आता है। अगला एंटी लॉग आएगा जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तब अगला एंटी लॉग आएगा। ठीक है, ओके। आई थिंक हो गया होगा सभी का, ये बन गया ना। क्या आ रहा, 9993, तो गड़बड़ कर दी मैंने। 993 का आ रहा है, मतलब ये 8.7 कुछ होगा, है ना। 993 है तो लगभग 8.7 होगा। मैं गलत माइनस किया, दिमाग में किया था मैंने, गलत हो गया होगा।
993 आ रहा है ना, 0.993 का होता है एंटी लॉग, उसका एंटी लॉग होता है 9.84। सॉरी बेटा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पर मैंने इसको सुधार के बता दिया, 9.4 समथिंग कुछ होता है। ओके 9.84। अब इतनी वैल्यू दी जाएगी, आपकी थोड़ी बहुत वैल्यू तो देगा भी वो क्वेश्चन में, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, काफी सीख लिया तुम लोगों ने। अगला टॉपिक लिखो, अगला टॉपिक लिखो कॉन्सेंट्रेशन सेल। अगला टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन सेल। ओके अगला टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सेल जो है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। मान लो कि मैं एक सेल प्रिपेयर कर रहा हूं, 2 बीकर ले लिए मैंने, और दोनों बीकर में मैंने क्या किया, सिल्वर का इलेक्ट्रोड डाल दिया। किसका इलेक्ट्रोड डाला जल्दी बताओ, सिल्वर का इलेक्ट्रोड डाल दिया है, कनेक्ट कर लिया है। सॉल्यूशन लिया है मैंने AgNO3 का, यहां भी सॉल्यूशन लिया है मैंने AgNO3 का, सिल्वर के लिए सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट। और जो मेटल ली है वो किसकी ली है, सिल्वर की मेटल है, सिल्वर की मेटल है। बीच में क्या है बेटा, बीच में सॉल्ट ब्रिज भी लगा हुआ है। बीच में क्या लगा हुआ, बीच में सॉल्ट ब्रिज भी। मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, क्या ये वाली सेल वर्क कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, बोलो भाई। हाँ क्या ये वाली सेल वर्क कर पाएगी, बताओ भाई। ठीक है देखो भाई, इस सेल की अगर हम बात करें तो अगर मैं देखूं तो रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट Ag प्लस से Ag है ना, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80 वोल्ट होता है, बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं तुम्हें इसमें बोलूं कि बेटा इसमें निकालो ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, तो सिल्वर का ही एनोड है और सिल्वर का ही क्या है जल्दी बताओ, सिल्वर का ही एनोड है और सिल्वर का ही कैथोड है। तो ई नॉट सेल जो होगा वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होगा। कैथोड भी सिल्वर का है, ई नॉट Ag प्लस से Ag, और एनोड भी सिल्वर का है, ई नॉट Ag प्लस से Ag। यही है कि नहीं है बताओ। तो भाई इसकी वैल्यू है प्लस 0.80, ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में प्लस 0.80। तो ई नॉट सेल, ई नॉट सेल क्या आएगा, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट का मतलब है सेल वर्क नहीं करेगी। लेकिन ये ई नॉट सेल 0 है, ई नॉट सेल का मतलब है ये सेल तब वर्क नहीं करेगी जब इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर और इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग कर दूं, इधर का कॉन्सेंट्रेशन में रख दूं C1 और इधर का कॉन्सेंट्रेशन रख दूं C2, ठीक है ना। ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, किसका Ag प्लस है, ये एनोड का, ये लिख दूं इसमें, एनोड का Ag प्लस है, इसका कॉन्सेंट्रेशन है C1। और ये किसका है, ये है यहां पे Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन किसका है, ये कैथोड का, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन लिख देता हूं मैं C2। ए मतलब एनोड, सी मतलब कैथोड। यहां तक आया समझ में कि नहीं आया। और अगर ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के बराबर नहीं हुए तो, भाई एक को C1 लिखा एक को C2 लिखा, तो सवाल ये उठता है कि क्या अब ये सेल वर्क कर सकती कि नहीं कर सकती, बताओ। हाँ कर सकती है, सोचो। इधर देखो, देखो बेटा, किसी भी सेल को अगर वर्क करना है, फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू वर्क, फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू वर्क, अगर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को काम करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए ई नॉट सेल, सॉरी ई नॉट सेल नहीं, उसके लिए जरूरी है ई सेल ग्रेटर देन 0 आए। यही कंडीशन है कि नहीं है, बोलो। अरे किसी सेल को काम करना है तो यही कंडीशन है ना, ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0, यही है। ग्रेटर देन 0 मतलब ई सेल शुड बी पॉजिटिव। अब ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने बोला ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0, और ई सेल की वैल्यू नस्ट इक्वेशन से क्या आती है,
ई नॉट सेल माइनस माइनस इसको क्या कर देते हैं आर टी अपॉन एन एफ, यहां लिख देते हैं लॉन और यहां लिख देते हैं क्यू नेचुरल लॉग। ठीक है, ये हो गया ई नॉट सेल। और ई सेल शुड बी ग्रेटर देन ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो आ रही है, जीरो आ रही कि नहीं आ रही बोलो भाई, जीरो। ये है माइनस आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है, और इसको कर देते हैं 2.303 लॉग क्यू कर देते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, और अगर मैं इसको हटा दूं माइनस को उस तरफ कर दूं, ये इनमें से कोई भी वैल्यू जीरो के बराबर हो नहीं सकती, इसको सबको यहां बॉटम में ला दूं तो मेरे पास, और माइनस को इधर कर दूं तो आ जाएगा लॉग क्यू शुड बी लेस देन 1। यही आएगा कि नहीं आएगा बताओ? या अगर माइनस को रहने दूं, अगर माइनस को ना हटाऊं तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग क्यू इज ग्रेटर देन 1। समझे? और दोनों तरफ अगर मैं इस माइनस को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, लॉग क्यू शुड बी लेस देन 1। ये पता है ना प्रॉपर्टी है वाली? अरे बोलो भाई हाँ या ना, पता है कि नहीं पता? जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, -40 इज ग्रेटर, इज क्या ग्रेटर की बात चल रही है ना, जैसे कि माइनस ऑफ -40 इज ग्रेटर देन 1, 40 इज ग्रेटर देन 1, तो माइनस ऑफ -40 इज ग्रेटर देन 1। अगर मैं इस माइनस को हटाऊं यहां से तो क्या हो जाएगा, ये -40 और ये 1 है तो -40 इज लेस देन 1। ठीक है, तो हमारे पास log q शुड बी लेस देन 1। और बेटा q क्या होता है, अगर मान लो यहां रिएक्शन हो रही है तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, Ag जो है वो Ag प्लस बनाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। कैथोड पर रिडक्शन होता है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Ag बनाएगा। ये दो रिएक्शन हो रही, बोलो हाँ या ना, दो रिएक्शन हो रही है। अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं, एक है Ag से Ag प्लस बन रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये रिएक्शन हो रही है एनोड पे। और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे रिएक्शन हो रही है Ag प्लस, इलेक्ट्रॉन गेन करके बना रहा है Ag। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और यहां लिखूंगा मैं Ag साथ में प्लस Ag प्लस, और यहां लिखूंगा Ag प्लस और Ag। तुम बोलोगे सर ये क्या चल रहा है, Ag। ठीक है, ओके, लेकिन ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एनोड है, ये Ag प्लस एनोड का कॉन्सेंट्रेशन है। बोलो भाई हाँ या ना, कुछ बोलो। हाँ, मस्ती करा रहा था तब तक से इतना भी मजा आ रहा था सबको, जरा सा पढ़ाना चालू किया तो सांप सूंघ गया। हाँ, Ag प्लस ये एनोड का है और ये Ag प्लस किसका है, ये कैथोड का है। तो भैया इस Ag प्लस के नीचे लिख देना कि ये कैथोड का Ag प्लस है, और इस Ag प्लस के नीचे लिख देना ये एनोड का Ag प्लस है। समझे? समझ में आ रहा? और इसीलिए कट नहीं रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कंटेनर में है, तो काट कैसे सकते हैं, नहीं काट सकते। ओके, तो इससे हम लिख लेंगे बेटा Q, इससे हम लिखेंगे Q, और Q की वैल्यू क्या आएगी, Ag प्लस एनोड का अपॉन Ag प्लस कैथोड का। अरे बोलो यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे Q? ठीक है, तो हमारे पास आ गया लॉग, यहां लिख देंगे Ag प्लस एनोड का अपॉन Ag प्लस कैथोड का शुड बी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर है ना, लेस है, सॉरी, लेस देन 1, लेस देन 1। और इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है, इट इज लेस देन 1। 1 है कि 0 चल रहा था, मैं 1 कहां से आ गया, 0 था ना यार। तुम लोग बस बस मजे ले रहे हो, बताते कुछ नहीं हो तुम लोग। हाँ, इतनी देर से इंसान 0 को 1 कर दिया, तुम लोग को फर्क ही नहीं पड़ा अभी तक कि सर ये 1 कहां से आ गया। हाँ, 0 है, मतलब सोने का भी एक लेवल होता है बिल्कुल। ठीक है, तो सो ही गए, नींद ही ले रहे हो बस बैठ के। लॉग अब 0 जो है
जीरो जो होता है log 1 की वैल्यू जीरो होती है, बोलो हाँ या ना? पता है कि नहीं पता? log 1 जो है वो होता है जीरो, log 1 जीरो होता है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे? एंटी लॉग, ठीक है ना? कैंसल नहीं करते, लॉग कैंसल नहीं होता, लॉग में एंटी लॉग लिया जाता है, ठीक है ना? वो बच्चों वाली गणित मत लगा देना कि लॉग लॉग कट गया, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो दोनों तरफ एंटी लॉग लगेगा और अब जाके फिर एंटी लॉग लॉग को कैंसिल करेगा, एंटी लॉग लॉग को कैंसिल करेगा। इसका मतलब, इसका मतलब C1 अपॉन C2 लेस देन 1, इसका मतलब C1 शुड बी लेस देन C2। इसका मतलब यह है कि अगर किसी सेल को वर्क करना है तो उसके लिए जरूरी यह है कि C1 C2 से छोटा होना चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना? तो क्या ये सेल वर्क करेगी? यस, ये सेल वर्क करेगी। कंडीशन क्या है? ये सेल कब वर्क करेगी? जब ई सेल ग्रेटर देन जीरो होगा। और ई सेल ग्रेटर देन जीरो कब आएगा? जब C1 छोटा होगा C2 से, इसका कॉन्सेंट्रेशन इसके कॉन्सेंट्रेशन से क्या होना चाहिए बेटा? छोटा होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई हाँ या ना? और ये सेल तभी काम कर रही है जब कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है। ये सेल देखो, इससे पहले जो सेल थी वो वर्क कर रही थी इनके नेचर के कारण, लेकिन यहां पर दोनों का नेचर क्या हो गया? सेम। तो सेल वर्क कर रही है किसके कारण बेटा? C1 C2 के डिफरेंस के कारण, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन के कारण ये सेल वर्क कर रही है। और इसीलिए इस सेल को कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन सेल। हम यहां लिख सकते हैं दिस सेल, दिस सेल इज वर्किंग ड्यू टू, वर्किंग ड्यू टू difference in, due to difference in concentration, concentration of electrolyte, ठीक है? that's why it is known as, that's why it is called, it is called concentration cell, इसको कहा जाता है concentration cell। ये एक एग्जांपल मैंने तुमको करके बताया है, दूसरा एग्जांपल तुम इसका ट्राई करोगे। पीटी H2 से जा रहा है H प्लस, H प्लस से जा रहा है H2, और ये है पीटी सॉलिड, ये गैस है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये गैस है, ये सॉलिड है। इसका प्रेशर P1, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2, इसका प्रेशर P2। लिखो इसे, लिखो इसे यहां से।
और नैतिक, तुम्हारा नाम नैतिक है ना? तुमको क्या बनना है और? हाँ, यहाँ पे नहीं बताना है। ये सही है। क्या हुआ? तुम क्या बनना चाहते हो? जिम ओनर? जिस हिसाब से तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा प्रोटीन पाउडर और पता नहीं बीसीसी से क्या क्या खा रहे हो, जिम ओनर ही बन पाओगे तुम? तो वो जो डब्बे से निकाल के जो क्लास में, हाँ, वो पता है ना केमिकल्स के साइड इफेक्ट। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे ज्यादा पता है। फिर भी उससे क्या होता है, किरेटिन से क्या होता है? मस्कुलर बन जाती है। और मसल्स, मसल्स बना के क्या करोगे तुम? मॉडलिंग? हाइट वाइट अच्छी है, मॉडलिंग में जाओ, बढ़िया रहेगा। हाँ, नहीं अच्छा ही काम कर रहा हूँ, मस्त जिम बना, जिम करो, कॉलेज के बाद फिर मॉडलिंग में चले जाना है। सही बता रहा हूँ मैं। कुछ कॉन्टेक्ट चाहिए हो तो बताना, एक दो मेरे पहचान के लोग हैं। हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, फोटोग्राफर है वो, मुंबई में। हाँ, वो पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो तैयार करता है। एक मॉडल था ऑलरेडी एक, उसने छोड़ दिया, अब उसने काफी टाइम हो गया। हाँ भाई, हो गया। लिख लिया इसको? लिख लिया तुमने? इसको करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? तुमने लिख लिया सार्थक पूरा? अगला वाला सवाल करो, खाली क्यों बैठे हो? हाँ, लिखो, क्वेश्चन लिखो। जिसने लिख लिया वो ये वाले को सॉल्व करे, कंडीशन बताए मेरे को। रुक जाओ, मैं पीछे करूंगा अभी। जिसने कर लिया है, जिसने लिख लिया है, वो एक क्वेश्चन लिख लो और कंडीशन बताओ कि किस कंडीशन पे जाके सेल जो है वो वर्क करेगी। एक कंडीशन तो पता ही चल गई है, C1 शुड बी लेस देन C2। एनोड का कॉन्सेंट्रेशन कैथोड के कॉन्सेंट्रेशन से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रेशर भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ प्रेशर भी चेक करना पड़ेगा। तो एक नई कंडीशन तैयार होगी यहाँ पे, है ना? ट्राई ट्राई। हो गया? क्वेश्चन लिख लिया? और सार्थक लिख लिया क्वेश्चन? क्या? तुम भी एक नंबर के गधे ही हो बिल्कुल। लिख लिया ये? हो गया?
हाँ पीछे आयुष, तुमने क्या सोचा है? कुछ नहीं सोचा तुमने? कुछ नहीं सोचा है? किसका पेपर देना है? तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो जाएगा, निकल जाएगा पेपर। यही है जनवरी में, पता है ना? कितने महीने बचे हैं? 6-7 महीने बचे हैं बस। फॉर्म डालोगे? मुझे तो लगता है कोचिंग छोड़ के मुझे फॉर्म डालने की दुकान खोल लेनी चाहिए, ज्यादा फायदा होगा। हो गया? ठीक है, देखो रिएक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अलग अलग है बेटा, है ना? और याद रखना कोई भी केमिकल रिएक्शन है, हम लोग ये जानते होंगे, पहले भी सुना है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ जाना प्रेफर करती है। कहाँ जाना प्रेफर करती है बताओ? कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ जाना प्रेफर करती, तो रिएक्शंस जाकर रुकती कहाँ पर है? इक्विलिब्रियम पर, है ना? तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जब अलग अलग हैं तो रिएक्शन चाहेगी कि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ताकि क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम आ जाए। ठीक है ना? तो कॉन्सेंट्रेशन सेल तभी वर्क करेगी जब एनोड का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और कैथोड का ज्यादा, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वो एनोड बन जाएगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वो कैथोड बन जाएगा। ठीक है? हो गया? लिख लिया? बेटा ये लाइन लिख लो और ये वाला सवाल करो। रिएक्शन बनाओ, सबसे पहली चीज तो है रिएक्शन बनाओ। दिक्कत बच्चों को रिएक्शन बनाना ही नहीं आता है, तो एक लिखो एनोड, एक लिखो कैथोड। एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? कैथोड पर। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 कन्वर्ट हो रहा है H प्लस में, ओके। और कैथोड में क्या हो रहा है? ठीक है, ना अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है। एनोड में ये हो रहा है H2 कन्वर्ट हो रहा है H प्लस में, और कैथोड में H प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 में, H प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 में। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक से लिख लेना कौन सा एनोड था कौन सा कैथोड। ये एनोड की रिएक्शन थी और ये एनोड की रिएक्शन थी, तो इसका प्रेशर है P1, इसका कॉन्सेंट्रेशन है C1, और यहां से यहां तक ये रिएक्शन कैथोड की थी, ये रिएक्शन कैथोड की थी, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन है C2 और ये है P1। और इस रिएक्शन को यूज करके Q लिखना अपन को, समझे? इस रिएक्शन को यूज करके Q लिखना है, तो Q हो जाएगा H प्लस का स्क्वायर अपॉन H प्लस का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन अपॉन हो जाएगा H प्लस का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। ओके, लेकिन एक बार मैं लिख देता हूं कौन क्या है, कैथोड कौन है, एनोड कौन है। तो जो ऊपर लिखा है ये जो है ये एनोड का पार्ट है, ये एनोड का है, और ये जो H2 लिखा है ये कैथोड का पार्ट है, कैथोड का। ये कैथोड का पार्ट है और ये एनोड का पार्ट है। अरे समझे कि नहीं समझे? कैथोड एनोड समझे? उस हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन लिख दो। ये एनोड का है तो ये C1 स्क्वायर P2 हो जाएगा, और ये कैथोड का है तो C2 स्क्वायर और ये हो जाएगा P1। ये आ गया आपका Q। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, समझे? ओके, अब निकालो कंडीशन बनाओ। बनी कंडीशन? क्या कंडीशन बनी? वन टू लिखो ना, 1 2 लिख के बताओ।
उसी को 1 2 में कन्वर्ट कर दो, जरा सा टाइम लगेगा बेटा, लिखो। फ्राइडे को एक एडवांस की एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, ठीक है। उसमें एक टॉपिक आता है जिसमें बताया जाता है मेटल स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोड, मेटल स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, या जिसे मेटल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। वो टॉपिक करवाऊंगा मैं फ्राइडे की क्लास में। हाँ, फ्राइडे छुट्टी रहती है फ्राइडे को, अब वो रहेगी तो फिर किसी और दिन पढ़ाऊंगा मैं, है ना। ओके, तो याद रखना, अगर फ्राइडे को कोई क्लास नहीं है तो फिर वो एडवांस की है, दैट क्लास इज ओनली फॉर एडवांस। तो जो उसके लिए करना चाहता है वो उसी की क्लास है। कभी कभार मेंस में उसका सवाल आता है, एक ही दो बार आया है बस, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो स्पेसिफिकली एडवांस के लिए तैयारी कर रहा है उसको वो क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है, बाकियों को नहीं है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े भाई, बताओ। ठीक है, तो इसमें सिंस ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो हमारी कंडीशन क्या है, ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू लॉग क्यू हो जाएगा, क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा 0 माइनस 0.059 अपॉन 2, लॉग में वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा C1 स्क्वायर P2 अपॉन C2 स्क्वायर P1 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0। मतलब हमारे पास हो जाएगा लॉग C1 स्क्वायर P2 अपॉन C2 स्क्वायर P1, इट शुड बी लेस देन 0। और 0 की वैल्यू होती है, ये हो जाएगा लॉग C1 स्क्वायर P2 अपॉन C2 स्क्वायर P1, ये हो जाएगा लॉग 1 से कम। तो C1 स्क्वायर P2 अपॉन C2 स्क्वायर P1 ये हो गया लेस देन 1 हो जाएगा ये। तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी C1 स्क्वायर P2 इज लेस देन C2 स्क्वायर P1, ये कंडीशन आ गई सेल के वर्क करने की, ठीक है। ओके, अब इसमें दो कंडीशन, इसके अंदर दो कंडीशन और लगा देंगे, दो केस और लगा देंगे, एग्जाम में भी ऐसा पूछ लेता है। अगर P1 बराबर है P2 के, समझ में आया, तो कंडीशन क्या आती है अपनी, C1 स्क्वायर P2 इज लेस देन C2 स्क्वायर P1, ये कंडीशन। दोनों प्रेशर बराबर है तो कट जाएगा, तो C1 स्क्वायर लेस देन C2 स्क्वायर है, इसका मतलब C1 शुड बी लेस देन C2। एक कंडीशन ये आ गई, और दूसरी कंडीशन ये आ गई कि अगर अगर C1 बराबर C2 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास हो जाएगा C1 स्क्वायर P2 लेस देन C2 स्क्वायर P1, ये और ये कट गया, बराबर थे क्योंकि, तो P2 लेस देन P1 है। इस तरीके से आपको कंडीशन निकालनी पड़ेगी, लेकिन इसको रट के नहीं जा सकते बिकॉज ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगी। अगर मैं हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन का बना दूं तो चीजें टोटली पलट जाएंगी, समझ में आ रहा है, कंडीशन टोटली उल्टी हो जाएगी। तो आपको रिएक्शन जो है रिएक्शन देखकर ही करना पड़ेगा, मतलब इतना जितना मैंने लिखा है इतना सीखना पड़ेगा। ओके, और इस टाइप का क्वेश्चन कंडीशन पूछने वाला मेंस में आता है, ठीक है। ओके, लिखो इसे, ये वाला पार्ट हो गया था, इसको करो।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग चालू करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। एक छोटा सा टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट, 5-10 मिनट का, वो करवा के हम चालू कर देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा मेन टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस का, है ना। और हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस निकालना, कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, इलेक्ट्रोलिसिस।